चलिए आज बात करते हैं भारत के एक ऐसे क्रिमिनल केस की जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। एक ऐसी कहानी जिसमें इतने सारे मोड़ हैं, इतने सारे सवाल हैं कि आज भी सच्चाई का पता नहीं चल पाया है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही दिल दहला देने वाली खबर से। नोएडा का एक पॉश इलाका, और वहां एक 13 साल की लड़की आरुषि तलवार की उसके अपने ही बेडरूम में बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। अब जैसे ही पुलिस मौके पर पहुंचती है ना, तो सबसे पहला शक जाता है घर के नौकर पर, हेमराज पर। क्यों? क्योंकि वो गायब था। पुलिस के लिए तो ये मामला बिल्कुल सीधा साधा था कि भाई नौकर ने ही मारा होगा और भाग गया। लेकिन सिर्फ 24 घंटे के अंदर ही पूरी कहानी 180 डिग्री घूम जाती है। पता चलता है कि हेमराज भागा नहीं था, बल्कि उसका शव उसी अपार्टमेंट की छत पर मिलता है। अब सोचिए, एक सिंपल मर्डर केस अब बन चुका था एक लॉक्ड रूम मिस्ट्री। तो चलिए थोड़ा और गहराई से समझते हैं इस केस को। सवाल ये था कि 2 लाशें, एक बंद अपार्टमेंट और बाहर से घुसने का कोई निशान तक नहीं। तो आखिर ये हुआ कैसे? असली पहेली तो यहीं से शुरू हुई थी। ये जो टाइमलाइन है ना, ये हमें उस रात के आखिरी कुछ घंटों की कहानी बताती है। देखिए, रात 9:30 बजे राजेश तलवार घर आते हैं, सब ठीक है। 12:08 तक इंटरनेट भी चल रहा है, मतलब सब कुछ नॉर्मल। और फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक ठीक इसके बाद रात 12 से 1 बजे के बीच ये दोनों मर्डर हुए, मतलब सिर्फ 1 घंटे की विंडो थी। और यहीं से शुरू होती हैं वो गलतियां जो इस केस पर हमेशा एक सवालिया निशान बनकर रह गईं। क्राइम सीन को ठीक से सिक्योर ही नहीं किया गया, मतलब इतने लोग अंदर बाहर आ जा रहे थे कि जो भी सबूत थे वो सब लगभग खत्म हो गए। तो आप जरा सोचिए, जब बाहर से कोई आया नहीं तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो यही हुआ ना कि कातिल कोई बाहर ही नहीं बल्कि घर के अंदर ही मौजूद था। और यहीं से पुलिस की जांच की दिशा पूरी तरह बदल गई। और पुलिस की शक की सुई सबसे पहले घूमी उन 2 लोगों पर जो उस रात उस फ्लैट में मौजूद थे, आरुषि के माता-पिता राजेश और नूपुर तलवार। तो पुलिस को उन पे शक क्यों हुआ? पहली बात, वो उस बंद फ्लैट में अकेले थे। उन्होंने कहा कि उनको कुछ सुनाई ही नहीं दिया, जबकि मर्डर बगल के कमरे में हुए। और फिर उन्होंने छत का दरवाजा खोलने में भी देरी की। पुलिस ने तो एक ऑनर किलिंग की थ्योरी भी बना दी। इन्हीं सब वजहों से जो भी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस थे उनके आधार पर राजेश तलवार को गिरफ्तार कर लिया गया। और यहीं से मामला और उलझ गया। देखिए, एक तरफ थे माता-पिता और दूसरी तरफ पुलिस के दावे। पेरेंट्स का कहना था कि एसी इतने तेज थे कि कुछ सुनाई ही नहीं दिया। पुलिस कहती है ये हो ही नहीं सकता। पेरेंट्स ने कहा कि पुलिस ने ही कमरा साफ करने को कहा था। पुलिस ने कहा कि उन्होंने सबूत मिटाने के लिए जल्दबाजी की। मतलब 2 बिल्कुल अलग-अलग कहानियां, और दोनों ही अपनी-अपनी जगह पर कायम थे। अब जब मीडिया और पब्लिक का दबाव बढ़ा, तो केस नोएडा पुलिस से लेकर दे दिया गया भारत की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई को। और सीबीआई ने आते ही सबसे पहला काम क्या किया? उन्होंने पुलिस की माता-पिता वाली थ्योरी को सिरे से खारिज कर दिया। सीबीआई ने एक नई दिशा में जांच शुरू की और उनकी पूरी थियरी एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टेक्निक पर टिकी थी, नार्को एनालिसिस टेस्ट। अब ये होता क्या है? इसमें ना एक ड्रग दिया जाता है जिससे इंसान आधी बेहोशी की हालत में चला जाता है और माना जाता है कि वो सच बोलता है। और इस टेस्ट के आधार पर सीबीआई का शक अब नौकरों पर था। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है। ये जो नार्को टेस्ट्स है ना, ये भरोसेमंद नहीं माने जाते। और सबसे ज़रूरी बात, भारत की अदालतें इन्हें सबूत के तौर पर नहीं मानती। तो मतलब सीबीआई की जांच की नींव ही काफ़ी कमज़ोर थी। तो इस नार्को टेस्ट के आधार पर हुआ क्या? सीबीआई ने तलवार के क्लिनिक असिस्टेंट कृष्णा और 2 दूसरे नौकरों राजकुमार और विजय मंडल को पकड़ा। टेस्ट के आधार पर सीबीआई ने कहा कि इन लोगों ने आरुषि के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की और जब उसने विरोध किया तो उसे मार दिया, और फिर हेमराज को भी मार दिया क्योंकि वो गवाह था। तीनों को अरेस्ट भी किया गया, लेकिन आखिर में उन्हें छोड़ना पड़ा। क्यों? क्योंकि नार्को टेस्ट के अलावा उनके खिलाफ एक भी पक्का सबूत नहीं था, कोई फिजिकल एविडेंस नहीं था। और फिर कहानी में एक और जबरदस्त मोड़ आता है। 2009 में सीबीआई अपनी ही एक नई टीम बनाती है, और ये नई टीम अपनी ही पहली टीम की जांच को पूरी तरह से नकार देती है। मतलब जांच घूम फिरकर वापस वहीं आ गई जहां से शुरू हुई थी। जरा इस पर एक नजर डालिए।
एक ही एजेंसी सीबीआई की दो अलग-अलग टीमें। पहली टीम कहती है कि कातिल नौकर हैं और मर्डर का हथियार एक खुखरी है। दूसरी टीम कहती है नहीं, कातिल माता-पिता हैं और हथियार एक गोल्फ क्लब है। सोचिए, एक ही केस, एक ही सबूत और नतीजे बिल्कुल अलग। तो साल 2010 आ गया, मर्डर को 2 साल हो चुके थे और अब सीबीआई की दूसरी टीम ने एक ऐसी क्लोजर रिपोर्ट फाइल की जो अपने आप में बहुत अजीब थी। इस रिपोर्ट में सीबीआई ने कहा कि उन्हें लगता है कि मुख्य संदिग्ध राजेश तलवार ही हैं, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि उनके खिलाफ केस चलाने के लिए पक्के सबूत नहीं है, इसलिए केस को बंद कर देना चाहिए। मतलब कातिल का नाम भी बता दिया और ये भी कह दिया कि हम साबित नहीं कर सकते। ये वाकई में बहुत अजीब था। लेकिन कोर्ट ने सीबीआई की इस क्लोजर रिपोर्ट को मानने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा नहीं, केस बंद नहीं होगा और कोर्ट ने ही राजेश और नूपुर तलवार पर हत्या का मुकदमा चलाने का आदेश दे दिया। और यहीं से शुरू हुआ इस केस का आखिरी और सबसे नाटकीय कानूनी दौर। तो 2013 में ट्रायल कोर्ट का फैसला आया और सीबीआई की दूसरी टीम ने जो भी परिस्थिति जन्य सबूत पेश किए थे, उनके आधार पर कोर्ट ने राजेश और नूपुर तलवार को दोषी पाया। उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। 4 साल बाद 2017 में मामला पहुंचा इलाहाबाद हाईकोर्ट और हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलट दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि जो भी सबूत हैं वो नाकाफी हैं और सीबीआई की थ्योरी को तो पूरी तरह से बेतुका तक कह दिया। तो आखिर ये केस आज तक अनसुलझा क्यों है? वजहें कई हैं। सबसे बड़ी वजह शुरुआती जांच में हुई भयानक गलतियां। क्राइम सीन को बर्बाद कर दिया गया, हत्या का हथियार कभी मिला ही नहीं। एक ही एजेंसी की 2 टीमों ने अलग अलग बातें कहीं, कोई डीएनए या फिंगरप्रिंट जैसा पक्का सबूत किसी भी संदिग्ध के खिलाफ नहीं मिला। कुल मिलाकर इतनी गलतियां हुईं कि शायद सच का पता लगना नामुमकिन हो गया। तो 2 लाशें, कई साल की जांच, अदालतों के चक्कर और इन सब के बाद आज भी सवाल वहीं का वहीं है। नोएडा डबल मर्डर का जिम्मेदार आखिर कौन है? 1 दशक से ज्यादा बीत चुका है, 2 जिंदगियां खत्म हो गईं, एक परिवार बिखर गया और ये रहस्य आज भी पूरे देश के सामने एक अनसुलझी पहेली बनकर खड़ा है।